मान लें कि हमारे पास एक एलिमेंट का एक सैंपल है, एलिमेंट है ए, और मान लेते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो 1 मोल का सैंपल है। उसी तरह से हमारे पास एक दूसरा सैंपल है जो कि एलिमेंट बी का सैंपल है, इसमें भी 1 मोल का ही एलिमेंट बी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, और जब ये रिएक्ट करता है तो हम पाते हैं कि ये पूरी तरह से रिएक्ट कर जाता है। मतलब एलिमेंट ए का 1 मोल का एटम एलिमेंट बी के 1 मोल के एटम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है। अब वो कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट ए का एटम हो और एक एलिमेंट बी का एटम हो और ये मॉलिक्यूल बनाए। इसका फार्मूला, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कहेंगे A1B1 या AB, सिंपली AB कहेंगे हम। ऐसा भी इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा हो कि इस मॉलिक्यूल में एलिमेंट ए का 2 एटम रहे और एलिमेंट बी का भी 2 एटम रहे। यहाँ पर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को A2B2 कह सकते हैं। आप पूछेंगे A2B2 होता कहाँ पर है? एक एग्जाम्पल आप देख लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इथाइन C2H2। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है जहाँ पर कि 2 एलिमेंट्स के 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इस केस में जो मॉलिक्यूल बन रहा है, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला A1B1 यानी कि AB होगा। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये AB होगा, जबकि दूसरे केस में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये A2B2 होगा। अब जब रिएक्शन होगा, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, हम अगर मॉलिक्यूल को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि एलिमेंट ए का 1 मोल एलिमेंट बी के 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल के एटम, एलिमेंट ए के 1 मोल का एटम एलिमेंट बी के 1 मोल के एटम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। तो वैसे सिनेरियो में हमें ये नहीं पता होगा कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये A1B1 होगा या फिर A2B2 होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, इन दोनों का जो एटम होगा इस मॉलिक्यूल में, चाहे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा हो या फिर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा हो, तो इन दोनों ही केसेस में आप देखें एलिमेंट ए का नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट बी का नंबर ऑफ एटम जो है इसका रेशियो 1:1 ही होगा। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता है, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है कि ए का 1 मोल का एटम बी के 1 मोल के एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है और मॉलिक्यूल बना रहा है, तो हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो फार्मूला हमें सिर्फ ये बताएगा कि ए और बी के एटम का रेशियो कितना है उस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये नया जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, नया जो कॉन्सेप्ट है ये है A1B1। ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि ए और बी के एटम का रेशियो कितना है इस मॉलिक्यूल के भीतर। तो ये जो फार्मूला है, ये जो नए तरह का फार्मूला जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये जो नए तरह का फार्मूला है इसे एम्पिरिकल या इम्पिरिकल, इसे एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला, इसका डेफिनेशन अगर देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि एक कंपाउंड के भीतर, एक कंपाउंड के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है, जिन एलिमेंट्स का एटम प्रेजेंट है उनका रेशियो बताता है इन सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में। जैसे हमने देखा पिछले केस में, चाहे उसका फॉर्मूला A2B2 हो, मे बी A3B3 हो, A2B2 हो या फिर A3B3 हो, एम्पिरिकल फार्मूला हमें ये बताएगा कि A और B के एटम, नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 1:1। ये हुआ एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो नंबर ऑफ एटम्स है, जो भी पॉसिबिलिटी है, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है, इन नंबर ऑफ एटम्स को
सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 2:2 सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 1:1, 3:3 सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 1:1। तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इथेन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है C2H6 इथेन, C और 3H, C2H6 हो गया इथेन। तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, इसी को 2 और 6 को सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में अगर रिप्रेजेंट करें तो यही बन जाएगा 1:3। सो ये हो जाएगा CH3। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। सिमिलरली अगर मान ले कि हम बात कर रहे हैं H2O2 के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला 2:2 सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:1, तो ये हो जाएगा HO। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि पानी का अगर मॉलिक्यूल देखें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये H2O ही होगा, क्योंकि 2:1 ये सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में ही है, इसे और रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली अगर मीथेन की बात करें CH4, तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये CH4 ही होगा, ये CH4 ही होगा, क्योंकि ये 1:4 है यहाँ पर, जिसे और रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, इस कॉन्सेप्ट से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन जनरल सिनेरियो में इसका जो एप्लीकेशन है वो हमें बेहतर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि 96 ग्राम 96 ग्राम कार्बन है और 24 ग्राम हाइड्रोजन है। हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले पता करना होगा, उसके बाद आगे का जो पार्ट है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हाइड्रोजन का जो एवरेज एटॉमिक मास है इसे 1 कंसीडर किया जाए। वैसे हमें पता है, मोर प्रिसाइजली अगर कहें तो ये 1.008 U होता है। 1 U इसे कंसीडर किया जाए और कार्बन के लिए इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है इसे 12 U कंसीडर किया जाए। यहाँ पर भी हमें पता है कि कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये होता है 12.011 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज़ U। उसी को हमें राउंड ऑफ करके 12 कंसीडर करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कंपाउंड एक ऐसा है जो कि 96 ग्राम कार्बन है जिसमें और 24 ग्राम हाइड्रोजन है उसमें। सो ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला फ़िलहाल के लिए मैं लिखे रख रहा हूँ कि ये CXHY होगा। X और Y का कुछ भी वैल्यू निकल के आ सकता है, हमें फ़िलहाल नहीं पता। सिर्फ ये कहा गया है कि कार्बन जो है, कार्बन इसमें 96 ग्राम है, 96 ग्राम है, और हाइड्रोजन जो है इसमें 24 ग्राम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, क्या पता कर सकते हैं? हमें अल्टीमेटली ये पता करना है कि मॉलिक्यूल जो है उसके हर एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, वो तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, किस रेशियो में वो एटम्स है। तो देखिए 96 ग्राम कार्बन और 24 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, केमिकली कंबाइंड हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में वो कंपाउंड बना रहा है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि 96 ग्राम कार्बन और 24 ग्राम हाइड्रोजन आके मिला है और ये मॉलिक्यूल बनाया है या कंपाउंड बनाया है। तो ऐसे में सबसे पहले अगर हम ये देख लें, हमें अल्टीमेटली क्या देखना है कि यहाँ पर कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम का रेशियो कितना है। तो हम अगर ये पता कर ले सबसे पहले कि ये कितना मोल कार्बन है और ये कितना मोल हाइड्रोजन है, तो फिर वो जो रेशियो होगा, मोल का जो रेशियो होगा, ऑब्वियसली एटम का भी उतना ही रेशियो होगा। चलिए हम ऐसे देखते हैं 96 ग्राम कार्बन में कितना कार्बन एटम होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करूँ तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी को इरेज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ।
हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 24 ग्राम का है। सबसे पहले इन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मैं लिख रहा हूँ। एवरेज एटॉमिक मास जो है, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास 12U है, 12U है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा होगा अगर मैं यहाँ पर हम ये कंसीडर करें कि इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास कंसीडर कर लेते हैं। सो मोलर मास ऑफ एटम, यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँ एटम। कार्बन एटम का मोलर मास ये 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन एटम का मोलर मास, वैसे टेक्निकली ये ठीक नहीं सुनाई दे रहा है। हाइड्रोजन का मोलर मास मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है। तो कैसे लिखा जाए इसे अगर मैं ज़्यादा टेक्निकली लिखूं तो मुझे लिखना चाहिए मास ऑफ 1 मोल एटम्स। कार्बन के केस में 1 मोल एटम का मास होगा 12 ग्राम, और हाइड्रोजन का 1 मोल एटम का मास होगा 1 ग्राम। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है 1U है, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास होगा 1 ग्राम। 1 मोल कार्बन एटम का मास होगा 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12U है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं हम बड़े आसानी से। नंबर ऑफ मोल्स देखिए कितना होगा। नंबर ऑफ मोल्स इस केस में, कार्बन के केस में होगा 96 ग्राम तो अवेलेबल है कार्बन, और 1 मोल में 12 ग्राम होता है, तो ये 8 मोल्स। और हाइड्रोजन के केस में ये होगा 24 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम इज इक्वल टू 24 मोल्स। तो 8 मोल कार्बन एटम मतलब 8 इंटू 6.0221476 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स है कार्बन के। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 24 इंटू 24 मोल्स ना, तो 24 इंटू 6.0221476 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स है। अब इन एटम्स में कॉम्बिनेशन हुआ है, ये सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाया है। तो ये इतने एटम्स और इतने एटम्स, तो इन एटम्स का रेशियो कितना होगा? अगर आप रेशियो पता करें, रेशियो ऑफ एटम्स, तो रेशियो ऑफ एटम्स जब हम पता करेंगे तो ये कार्बन के लिए होगा 8 मोल्स इज टू 24 मोल्स। अगर देखें तो ये जो रेशियो होगा रिड्यूस करके, इसे हटा दें, रिड्यूस करके ये हो जाएगा 1:3। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा है या ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसके मॉलिक्यूल में 1:3 इस रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स है। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा C1H3। 1 लिखने का तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता है, CH3 मुझे कहना चाहिए था, समझाने के लिए ये 1 मैंने लिख दिया। C1H3 इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ये तो एम्पिरिकल फार्मूला है, और वैसे भी हमें पता है कि C1H3 ऐसा कोई कंपाउंड बनता नहीं है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना के कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बनाए, ऐसा होता नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हमें ये पता है, वैसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा आइडिया है वो ये कहता है कि C2H6 हो सकता है, C2H6 विच इज़ ईथेन, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक आइडिया है वहाँ से तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इसे दुगना कर दे, क्योंकि जो ओरिजिनल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसका जो सब्सक्रिप्ट्स है उसी को रिड्यूस करके यहाँ पर 1 और 3 मिला हमें।
तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, वो पॉसिबिलिटी है, C2H6 हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई कर देने से। अगर ओरिजिनल फार्मूला इसका C2H6 है, अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जब हम बनाएंगे तो ये 2 और 6 इसका जो रेशियो होगा, इसे सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन ये 1:3 बन जाएगा, ये बन जाएगा। सो ये हमें लग रहा है, पर यहाँ पर हम इस तरह का स्टेप नहीं लेते हैं, इस तरह का जो अप्रोच है वो नहीं लेते हैं, बल्कि यहाँ पर ये तो हम एम्पिरिकली कर रहे हैं ना, मतलब प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हमने सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी को मिलाया, कितना कितना अमाउंट में मिला, ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर बाकी दूसरे नॉलेज को यूज़ नहीं किया जाता, एक्सेप्ट फॉर कि अगर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है इसीलिए वो वाला इंफॉर्मेशन, ताकि इस इंफॉर्मेशन से हम आगे इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वहाँ तक पहुँच सकें। तो एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसके सब्सक्रिप्ट में हम कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर जो है, इसके जो सब्सक्रिप्ट्स है, इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है। हम कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नंबर हो वो कि वो प्रॉपर उस फार्मूला को, मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करे। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला इन्फॉर्मेशन क्या काम करेगा। अब गौर से सोचे, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, इस फार्मूला के साथ हम n मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मान ले n मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, C का जितना भी एटम, कार्बन के जितने भी एटम्स है इस एम्पिरिकल फार्मूला में, उसके नंबर को n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, n गुना बढ़ा रहे हैं। हाइड्रोजन का जितना भी एटम्स है उसे भी n गुना बढ़ा रहे हैं। मतलब इसका टोटल ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसके हिसाब से इसका जो मास बनेगा, इस एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से जो मास बनेगा, अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब्सक्रिप्ट को, तो जो भी बनेगा उसका मास n टाइम्स हो जाएगा। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो CH3 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, C2H6, C भी डबल हो गया, H भी डबल हो गया, तो इसका मास जो है ये डबल हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से अगर इसका मास पता करें, एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, अगर एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से इसका मास पता कर ले और ये देखें कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो हम n पता कर सकते हैं। मे भी एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से जो मास होगा, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसका आधा हो सकता है, उसका 1/3 हो सकता है, उसका 1/4 हो सकता है। तो वो जो नंबर है, वो नंबर, ये जो n है, n हमें वहाँ से मिल जाएगा। वो हमें इंडिकेट करेगा कि उसे 2 गुना बढ़ाना है या 3 गुना बढ़ाना है या 4 गुना बढ़ाना है। बढ़ा के हमें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास है, जिसे कि मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचना है। सो एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से इसका जो मास बनेगा, तो कार्बन के लिए 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1, लेकिन वो 3 एटम्स है, तो ये बन गया 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, और ये U लिख देता हूँ मैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये बता रहा कि इस फार्मूला के हिसाब से इसका जो मास आया ये 15U आया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये गिवन है 30U। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला को कितना गुना करना है कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल तक हम पहुँचे, इसे 2 गुना करना है। तो ये 2 गुना आएगा कहाँ से, ये जो जिस n की हम बात कर रहे थे, ये n, दिस n इज इक्वल टू दिस 30। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास, सॉरी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहिए था। मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से मास, मॉलिक्यूलर मास 30U डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से जो मास हुआ 15U, दैट इज इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू 2 होगा। 2 से अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमें मिल जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फिर इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा
molecular formula, that molecular formula is equal to, जो इसका empirical formula है, empirical formula के साथ हमें सबस्क्रिप्ट को n से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट n इज इक्वल टू 2, तो फिर ये जो है ये बन जाएगा C2, 1 इंटू 2 इज़ 2, H 3 इंटू 2 इज़ 6, C2H6। अब देख ले C2H6 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ये मॉलिक्यूलर मास होगा C2 मतलब 12 इंटू 2 24 प्लस H6 है, मतलब 6 इंटू 1 इज 6, दैट इज इक्वल टू 30U। सो इस तरह से हम इस केस में एम्पिरिकल फार्मूला पता कर सकते हैं और उस एम्पिरिकल फार्मूला से इस तरीके से पता किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लेकिन ये सॉल्व करने से इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये NCERT का एक्सरसाइज 34 है, एक्सरसाइज 34 ऑफ चैप्टर 1। अब कहा गया एक वेल्डिंग फ्यूल है, यहाँ पर एक वेल्डिंग फ्यूल है जो कि गैस है ऑब्वियसली, और इस गैस में कार्बन है और हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। इसका एक छोटा सा सैंपल को जलाया गया, जलाएगा मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कंबस्चन हो रहा है, सैंपल इन ऑक्सीजन, इसे जलाया गया और जलाने से हमें मिल रहा कार्बन डाइऑक्साइड। सो जलाने से हमें मिला CO2 और साथ ही साथ हमें मिला वाटर H2O। देखिए हाइड्रोकार्बन है, मतलब यहाँ पर कार्बन भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, फार्मूला अभी तक हमें नहीं पता, वही तो पता करना है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ये टूट कर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, H2O बनाएगा। तो अब देखिए यहाँ CO2 बना, H2O बना, ये जो C है, CO2 का जो C है, इसका सोर्स कौन है? हाइड्रोकार्बन है। H2O का जो H है, इसका सोर्स कौन है? वही हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम किसी तरह से ये पता कर ले कि ये जो कार्बन है, कितना कार्बन एटम है यहाँ पर, या जो प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है, टोटल कितना कार्बन एटम बना, टोटल कितना हाइड्रोजन एटम बना, अगर हम ये पता कर लेते हैं कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का संख्या, नंबर कितना है, तो फिर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है, ये एम्पिरिकल फार्मूला ये पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। फिर इसका मोलर मास हमें पता करना होगा, वो तो अगला स्टेटमेंट है, मैं आपको यहीं पर बता दूँ। हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ लिए हो क्वेश्चन, आप NCERT से मैच करवाएंगे तो यहाँ पर आपको शायद 11.6 ग्राम दिया हुआ था, उसको ये प्रॉपरली मॉडिफाई किया गया है। इसका रीज़न ये है कि NCERT इस बार जो मॉडर्न कन्वेंशन है उसके हिसाब से ये मान रहा है कि STP में जो गैसेस है, आइडियल गैसेस है, उसका वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर, जो कि इन रियलिटी है भी मॉडर्न कन्वेंशन के हिसाब से। 1982 से पहले STP का जो डेफिनेशन था उसके हिसाब से जो वॉल्यूम बनता है STP में, एक मोल कहना भूल गया था मैं, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम बनता है पुराने कन्वेंशन के हिसाब से बिफोर 1982 वो 22.4 लीटर बनता है। मॉडर्न कन्वेंशन के हिसाब से वो बनता है 22.7 लीटर, क्योंकि STP का डेफिनेशन ही चेंज हो गया है। जो स्टैंडर्ड प्रेशर था पहले, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड माना जाता था अप टू 1982। उसके बाद 1982 में जो मीटिंग हुई वहाँ पर जो स्टैंडर्ड प्रेशर है उसको 10⁵ पास्कल माना गया, जो कि नियरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर वो चेंज हो गया। उस चेंज के कारण 22.4 लीटर 22.7 लीटर बन चुका है। अब NCERT ने कॉन्सेप्ट बताते समय ये 22.7 लीटर माना है, लेकिन NCERT didn't bother to change the questions and answers.
सो यहाँ पर उसने चेंज नहीं किया, जबकि यहाँ पर भी उसे चेंज करना चाहिए था। ऐसे ऐसे बहुत सारे एरर्स आपको इस बार के एनसीईआरटी में मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी चेंज हुआ है, तो बहुत सारे जगह पे जो चेंज है वो आगे चल के रिफ्लेक्ट होगा, समय लगेगा उसमें। सो ये 11.45 ग्राम होगा प्रॉपरली अगर देखा जाए तो। आपकी किताब में 11.6 आई थिंक ग्राम मिलेगा। खैर, जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर हम इसके नंबर ऑफ़ एटम्स कार्बन के और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स पता कर ले, जो कि जिसका कि सोर्स यही वाला हाइड्रोकार्बन है, तो वो कार्बन और हाइड्रोजन आया कहाँ से? यहीं से आया है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ एटम्स का जो रेशियो होगा, यहाँ पर भी वही रेशियो था पहले से ही, तब ना वहीं से तो उसी सोर्स से तो आया हुआ है ये। वो कैसे हम पता कर सकते हैं? देखिए, कहा गया 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर मास दिया गया है। इसका मास जो है 3.38 ग्राम है, और यहाँ पानी का जो मास है ये दिया गया 0.690 ग्राम। यहाँ से हम नंबर ऑफ एटम पता कर सकते हैं, कितना मोल कार्बन एटम है और कितना मोल हाइड्रोजन एटम है। कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही कार्बन एटम भी होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो जितना मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही कार्बन एटम होगा। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर हम पता कर लें, थोड़ा सा मैं कलर बदल दूँ, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर पता करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो होगा ये होगा 3.38 ग्राम तो अवेलेबल है, 3.38 ग्राम निकला। और एक मोल में कितना ग्राम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितना ग्राम होगा? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड 44 होगा। कार्बन के लिए यहाँ पर 12 लेना चाहिए था हमें, 12। 44 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, 32, सो दैट इज़ इक्वल टू 44U। सो 44, इसका जो एक मोल अगर देखें, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा 44 ग्राम। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास है 44U, सो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा 44 ग्राम। 44 ग्राम, ये एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास, और इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकला वहाँ से। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला कितना मोल का होगा? दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। और यहाँ सेम लॉजिक से अगर देखें तो ये हो जाएगा 0.690 नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर पानी का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, इतना निकला डिवाइडेड बाय पानी का जो मोलर मास है, पानी का एक मोल पानी का मास जो है दैट इज़ इक्वल टू ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1 और 1 2, 18 ग्राम। सो ये ग्राम कैंसिल कर देते हैं। सो ये नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गया। तो फिर नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का नंबर ऑफ एटम जो होगा इतना ही नंबर ऑफ एटम होगा, ये इतना मोल। So that is equal to 3.38 divided by 44 मोल्स, या मोल मुझे लिखना चाहिए, 1 से छोटा है ये। और यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल, हाइड्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल, हम एटम्स के नंबर ऑफ मोल पता करते हैं क्योंकि एटम का रेशियो पता करना है। सो कार्बन, इतना मोल कार्बन एटम है, और कितना मोल हाइड्रोजन एटम होगा? इतना मोल, इतना इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतना अगर मॉलिक्यूल होगा तो हाइड्रोजन एटम कितना होगा? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो दिस वन मल्टीप्लाइड विथ 2, हाइड्रोजन एटम का नंबर होगा 2 इंटू 0.690 डिवाइडेड बाय 18, इतना मोल्स, यहाँ पर भी मोल लिखना चाहिए मुझे। अगर हम रेशियो पता करें इन दोनों नंबर ऑफ एटम्स का, कार्बन एटम का नंबर और यहाँ हाइड्रोजन एटम का नंबर, इन दोनों का रेशियो अगर पता करें तो देखिए कितना हमें मिलेगा। रेशियो ऑफ कार्बन एटम
to hydrogen atom, मतलब this one divided by this one is equal to 3.38 मोल को मैं यहाँ लिखता हूँ, मोल मोल वैसे कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 18, इसका रेसिप्रोकल को कंसीडर करना होगा, 2 इंटू 0.690। ओके, सो यहाँ पर भी मोल होगा, वो मोल इस मोल को कैंसिल कर देगा। अब इसे क्या थोड़ा रिड्यूस करें। सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से 2 घर यहाँ पर है, यहाँ 3 है हमारे पास, तो एक ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो को हटा देते हैं। सो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट। अगर हम इसे रिड्यूस करना चाहें तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, 2 इंटू 9 और ये 9 3 69 to 23। सो और ये कैंसिल तो नहीं होगा, घटेगा नहीं, कटेगा नहीं, आई डोंट थिंक कि कटेगा। कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर रेशियो अगर देखें 338, ये 338 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाय 44, फिर डिवाइडेड बाय 23, दैट इज़ इक्वल टू नियरली 1, क्योंकि यहाँ पर भी और भी कुछ डिजिट था जिसे कि यहाँ पर राउंड ऑफ किया गया है, जिसके कारण कि ये 1 नहीं आया, बेसिकली इसे 1 आना चाहिए था। सो दैट इज़ इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या है, ये कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का नंबर का रेशियो है, तो ये 1 आया। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, दैट एम्पिरिकल फार्मूला इज़ इक्वल टू C1H1 या फिर आप कहें CH, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम का नंबर बराबर है, जिसके कारण ये CH बना एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला से अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें जाना होता है तो इसके लिए हमें पता होना होता है कि उस सब्सटेंस का, दैट मीन इस हाइड्रोकार्बन का जिसका एम्पिरिकल फार्मूला C1H1 है, इसका मोलर मास कितना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास और मोलर मास, इन दोनों का जो रेशियो होगा उससे हमें n मिलेगा, n से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वहाँ फिर आगे कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, उस n से उसे मल्टीप्लाई करते हुए इस एम्पिरिकल फार्मूला का सब्सक्रिप्ट को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पर हाँ, उसके लिए तो एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हमें पता कर लेना होगा पहले। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास जो होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से जो मास होगा, दैट इज़ इक्वल टू C1H1। तो C1H1, C के लिए 12 कंसीडर करना है इसे, C के लिए 12 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो ये हो गया 13 फार्मूला मास 13 ग्राम। सो इतना ग्राम। सो अब देखिए मोलर मास हमें पता करना होगा। तो मोलर मास तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये वाला जो स्टेटमेंट है इससे मोलर मास हम पता कर सकते हैं। हमें पता है कि एसटीपी में वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ a gas at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। अवेलेबल कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर में इतना ग्राम है, तो 22.7 लीटर में जितना ग्राम होगा वो 1 मोल का मास होगा, तो मोलर मास हो गया वो। सो मोलर मास, अब यूनिटरी मेथड लगा दे।
अगर 10 लीटर में इतना ग्राम है तो 22.7 लीटर में कितना ग्राम होगा? सो 11.45 ग्राम 10 लीटर में है तो 22.7 लीटर में इतना ग्राम होगा। ये हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया, एक एक नियम। मतलब 11.45 को 2.27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लीटर लीटर कैंसिल कर दीजिए। सो 11.45 को 11.45 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22.7, फिर 10 से डिवाइड करना है तो डायरेक्टली 2.27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये बन गया 25.99, 26 नियरली 26। सो दैट इज इक्वल टू 26 ग्राम। और एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से ये जो मास आया था ये 13 ग्राम आया था। तो फिर यहाँ पर मोलर मास 26 ग्राम का है। मोलर मास अगर 26 ग्राम का होगा तो ऑब्वियसली हम एम्पिरिकल फार्मूला मास को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? सो n, दैट नंबर इज़ n। वैसे यहाँ u भी आप लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझने वाली बात है। एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर हम यहाँ u लिखेंगे मतलब उस एम्पिरिकल फार्मूला से के हिसाब से उस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल का मास हम कह रहे हैं। और यहाँ ग्राम लिखने से ये समझ में आता है कि उस स्ट्रक्चर से बना हुआ मॉलिक्यूल, एक मोल वैसा मॉलिक्यूल का मास। तो यहाँ पर n का वैल्यू, n जो है जिससे हम इसके सबस्क्रिप्ट को, जो C1H1 एम्पिरिकल फार्मूला आया था, इसके जो सबस्क्रिप्ट को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ये जो फैक्टर है वो फैक्टर किसके बराबर होगा? इसका मोलर मास 26 ग्राम डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से मास विच इज़ 13 ग्राम, दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ C1H1 जो हमें मिला था, यहाँ ये जो सबस्क्रिप्ट है इस सबस्क्रिप्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो C2H2 इज़ इथाइन, C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड H और H। सो ये हो गया C2H2 इथाइन। इसका अगर आप रेशियो देखें तो रेशियो कार्बन आइटम और हाइड्रोजन आइटम का जो रेशियो है, नंबर का रेशियो का 1:1 होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसका ये देख लें, मोलर मास देख लें जो कि निकल के आया था 26 ग्राम। अगर यहाँ से मोलर मास देखें तो कार्बन इंटू 2, कार्बन 12 इंटू 2 24, और ये हाइड्रोजन 1 इंटू 2 इज़ 2, सो 26। सो इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा 26U होगा, मोलर मास जो होगा 26 ग्राम होगा, जो कि मैच कर रहा है इस डेटा के हिसाब से। तो ये था कॉन्सेप्ट एम्पिरिकल फार्मूला का। अब हम लोग अगले वीडियो में स्टोइकियोमेट्री एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। स्टोइकियोमेट्री पे हम लोगों ने जब एक वीडियो में जब हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, चूँकि वहाँ उसके साथ मैच कर रहा था ये कॉन्सेप्ट, तो वहीं पर हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ इसके बारे में बात कर लिया है। तो मेनली जिस पे हम बात करेंगे वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।